वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम 2023 का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। पहले जो हमारी प्रश्नावली 1.1 थी वो अब हट चुकी है, तो जो अब पुरानी बुक्स है उसमें जो प्रश्नावली 1.2 है वो अब 1.1 बन चुकी है, तो उसको हम आज हल करने वाले हैं। तो उसका पहला सवाल है कि हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी है जिनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, और इसमें हमारा पहला भाग है 140। हमें 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 के हम क्या कर देंगे, गुणनखंड। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 70 बार। 2 का भाग इसमें 35 बार, फिर 5 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो 140 के गुणनखंड करने पे आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 का तो हो गया स्क्वायर, 2 2 बार है ना, और 1 5 और 1 7, ये इसका उत्तर। इसी प्रकार हमारे पास इसका दूसरा भाग है 7429, ये इसका आखिरी भाग है। बाकी 3 भाग और है जो अपने आप करने हैं आपको। अब इसका 5वां भाग एक और लेते हैं, बड़ी संख्या है 7429। 7429 में 17 से पहले किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 17 चौक 68, 6 बज गए, 17 ते 51, 17 सत्ते 119। 17 के बाद इसमें भाग जा रहा है 19 का, 19 दूना 38, 19 तिया 57। फिर इसमें भाग जा रहा है 23 का, वो भी 1 बार। तो 7429 के जब गुणनखंड किए गए तो हमारे पास संख्या आ गई 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में सभी भागों में हमें सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न के अंदर हमें संख्याओं का एक युग्म दे रखा है जिसके हमें एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लसअ और मसअ ज्ञात करने हैं, और फिर जांच करनी है कि दो संख्याओं गुणा जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। हमारा पहला युग्म दे रखा है 26 व 91। पहला युग्म है 26 व 91। हमें इन संख्याओं का एचसीएफ यानी मसअ और एलसीएम यानी लसअ ज्ञात करना है। तो 26 के गुणनखंड करते हैं तो 2 से 13 बार और 13 से 1 बार। इसी तरह से जब 91 के गुणनखंड करते हैं तो 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। तो 26 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड क्या हो गए, 7 गुणा 13। आज जब हम इसका एचसीएफ यानी मसअ ज्ञात करेंगे तो जो सिर्फ कॉमन आ रहा है दोनों में, ये 13 दोनों में कॉमन है, वही इसका एचसीएफ है। एलसीएम के अंदर जो कॉमन आया वो तो लिखेंगे ही, बाकी जो ये 2 और 7 बच गए ये भी साथ में आएंगे। 14 इंटू 13 182। अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याएं, ये जो संख्या दे रखी है इनका गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होगा। क्या जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर होगा किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब दो संख्याएं क्या दे रखी है, वो है 26 और 91। तो 26 गुणा 91। एचसीएफ और एलसीएम कितने आए, 13 और 182। 13 गुणा 182। इसको इससे गुणा करते हैं, 91 का गुणा किससे, 26 से। 6 कम 6, 6 नम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18, 6 6 2366 आया। इसका भी इससे गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 13 एक 4 एक 6 23, यानी दोनों ही पक्षों में 2366 बराबर आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इस प्रकार हमारी जांच हो गई कि इन दोनों संख्याओं गुणा जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। इसी प्रकार इसके 2 भाग और हैं जिनमें से एक भाग हम और कर लेते हैं। तो अगली संख्या हमारे पास है 510 व 92। ये इसका पहला भाग था, अब इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में दे रखी है संख्या है 510 व 92।
तो हम 510 और 92 इन दोनों के क्या कर लेंगे, गुणनखंड। 2 का भाग जब इसमें देंगे तो जाएगा 255 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 और 24 85 बार, फिर 5 का भाग 17 बार और 17 का भाग 1 बार। पूरा हो गया। अब इसमें 2 का भाग 46 बार, फिर 2 का भाग 23 बार और 23 का भाग 1 बार जा रहा है। ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और जब 92 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 23, ये आया। अब हम इसका पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। ये 2 इन दोनों में क्या है, कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यही HCF है 2। अब बात कर लेते हैं इसके LCM की। LCM के अंदर ये जो कॉमन है वो तो आएगा ही, साथ में ये जो 2 3 5 17 और 23, 2 3 5 17 और 23, ये सब भी आएंगे। इन सब का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, LCM। इनको गुणा करते हैं, पहले 17 को 23 से गुणा कर लेते हैं, तो 23 इंटू 17, 17 51, 34 और 5 391 आया। 391 को 3 से और कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 हम 27, 3 3 9 2 11, 11 से 73 आया। अब 2 से और कर लेते हैं, 2 3 6, 2 से 14, 2 1 2 3 2। अब बचा 2 पंजे 10, तो अगर 10 से गुणा करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 0, यानी इन सब का गुणा करने पर आएगा 23,460। ये इसका क्या है, LCM है। तो हमने इन संख्याओं का HCF और LCM निकाल लिया। अब हमें करनी है जांच। जांच के लिए सूत्र वही है, 2 संख्याओं गुणा किसके बराबर होना चाहिए, HCF और LCM के बराबर। अब 2 संख्या क्या है, 510 और 92, 510 इंटू 92। HCF और LCM क्या है, HCF तो आया 2 और LCM आया है 23,460, 23,460। इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, 46,920, और इधर भी 46,920, यानी कि फिर से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इस प्रकार ये जांच फिर से हो गई कि 2 संख्याओं गुणा जो है वो HCF और LCM के गुणे के बराबर होगा। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 के अंदर हमें 3 संख्याएं दे रखी है जिनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या है 12 15 व 21। इसकी जो सबसे पहले संख्या दे रखी है वो है 12 15 और 21। इनका हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले 12 गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। जब 15 गुणनखंड करेंगे तो 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, और जब 21 की गुणनखंड करेंगे तो 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो 12 15 व 21, 12 गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 गुणा आया 3 गुणा 5 और 21 का आया 3 गुणा 7। अब हमें इनके HCF और LCM बताने हैं। HCF जो सब में कॉमन है, ये 3 सब में कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो वही इसका HCF है। LCM के अंदर ये जो कॉमन है वो तो आएगा ही, साथ में जो बच गए हैं 2 2 5 और 7, तो ये 2 ये 2 ये 5 और ये 7, ये सब क्या आ जाएंगे गुणे के रूप में, और इसका LCM क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 से 105, 210 420, कितना हो गया 420, इसका LCM हो गया। तो इस प्रकार हमें प्रत्येक भाग में HCF और LCM ज्ञात करना है प्रश्न संख्या 3 के अंदर। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो हमें 2 संख्याएं हैं 306 और 657, उनका HCF दे रखा है 9 और इनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो संख्या क्या है 306 और 657, जिनका HCF है कितना 9। तो संख्या दे रखी है, HCF दे रखा है हमें सवाल नंबर 4 के अंदर, किसका 306 और 657 का, जो है कितना 9, और हमें इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है।
तो अभी जो हमने दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जांच की थी, उसी सूत्र से हम इसका मान निकाल सकते हैं। सूत्र क्या था कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ हमें दे रखा है 9, तो ये लिख दिया 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। दो संख्याएं कौन सी है, 306 और 657, तो ये आ गया 306 गुणा 657। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 9 का पक्षांतरण उधर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो एलसीएम का मान 306 गुणा 657 तो ही, और भाग में कितना जाएगा 9, 9 का भाग इसमें देते हैं, 9 या 27, 9 चौक 36। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 34 को गुणा करेंगे 657 से, ये आ जाएगा 22,338, जो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 में हमें एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब ये थोड़ा भाषा के रूप में सवाल है, इसको ध्यान से सुनते हैं। संख्या दे रखी है 6 की घात n, और n यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या कहलाती है। तो सवाल नंबर 5 के अंदर दे रखा है 6 की घात n, n यहाँ पे प्राकृत संख्या है, और कहा गया है कि क्या ये n के किसी भी मान के लिए अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है। तो एक बार करके देखते हैं। 6 की घात 1 लेके देखते हैं, इसका मान क्या होता है 6। 6 की घात अगर 2 लेते हैं तो 6 का वर्ग कितना 36। अगर 6 की घात 3 लेते हैं तो 216, 6 का घन। इस प्रकार हम n का मान चाहे कुछ भी ले रहे हैं, ये अंक 6 पे समाप्त हो रही है, अंक शून्य पे समाप्त नहीं हो रही है। तो ये तो उत्तर तय हो गया कि अंक शून्य पे समाप्त तो नहीं होगी। अब ये अंक शून्य पे समाप्त क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं देख लेते हैं, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, ये सभी संख्याएं अंक शून्य पर समाप्त होने वाली है। इनके जब गुणनखंड करते हैं तो 10 के गुणनखंड क्या आते हैं, 2 गुणा 5। 20 के क्या आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी इनके गुणनखंड के अंदर उभयनिष्ठ होता है 2 और 5। यानी कि जो संख्याएं अंक शून्य पर समाप्त होती है उनके गुणनखंड में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। इनमें से अगर एक भी कोई कम हो गया तो अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन जब हम 6 की घात n के गुणनखंड करते हैं तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, घात तो n रह जाएगी। अब यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और ये 5 नहीं आने के कारण ही ये अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो पा रही है। तो इसको भाषा के रूप में लिखा जाएगा। इन उदाहरणों को काम में लेंगे हम कि जब हमने 6 की घात n के गुणनखंड किए ना, तो 6 की घात n के गुणनखंड करने पर स्पष्ट है कि इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 नहीं आया है। जबकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 व 5 का होना अनिवार्य है। उसके गुणनखंड में 2 व 5 का होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक रूप से ये होना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 2 1
जैसे हमने 10 का उदाहरण लिया 2 गुणा 5, जैसे हमने 20 का उदाहरण लिया तो 2 गुणा 2 गुणा 5 आदि। तो हमने इसके गुणनखंड किए, 2 और 3 आया, जबकि 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है और 5 यहाँ पे आया नहीं। अतः 6 की घात n किसी पूर्णांक n के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये है इसका उत्तर। तो हमें भाषा के रूप में इसको समझाना पड़ेगा कि इसके गुणनखंड में 2 और 3 आ रहे हैं, जबकि 2 और 5 का होना आवश्यक है, इसी वजह से ये अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर हमें 2 संख्याएं दे रखी है और पूछा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी पहाड़े में भी आती है, यानी कि जिसके कम से कम क्या होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। पहली संख्या हमारे पास है छठे का पहला 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये एक है, ये अलग दूसरा हो गया पद। तो इन दोनों में से अगर 13 कॉमन लेते हैं तो बचता है 7 गुणा 11 और यहाँ पर 13 में 13 का भाग एक बार, तो एक बार जाएगा। तो 13 जो है इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है, इसका मतलब 13 का भाग इस संख्या में जाएगा। इस पूरी संख्या में 1 का भाग जाने वाला है, इस खुद की संख्या का भाग जाने वाला है, इसके अलावा 13 का भाग भी जाने वाला है। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। तो हमें उत्तर क्या लिखना है कि दी गई संख्या का एक व स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 13 है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि 13 क्या आ रहा है, इसका एक गुणनखंड, एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, स्वयं संख्या का भाग भी जाता है और इसके अलावा 13 का भाग जा रहा है, तो ये क्या बन गई, भाज्य संख्या बन गई। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाग है उसमें दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब ये पूरी संख्या और इस संख्या में से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो जैसे यहाँ पे 13 कॉमन आया था, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, यानी 5 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो दी गई संख्या का एक व स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 5 हो जाएगा, अतः ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न हल हो जाएंगे। अब इसका आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 7 में क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 7 है कि एक कोई वर्ताकार मैदान के पथ के ऊपर रवि और सोनिया नाम के 2 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या है, एक वर्ताकार पथ है, इसके ऊपर सोनिया और रवि ये 2 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं। अब सोनिया को इसका पूरा चक्कर लगाने में लग रहे हैं 18 मिनट, जबकि रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। अब स्थिति यह है कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं, यानी दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब इन्होंने पूछा है कि अगर ये दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करें या चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे, यानी यहीं पे, बीच में कहीं नहीं मिलना वापस कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु पे। तो जब कोई घटना वापस रिपीट कब होगी, वापस पुनरावृत्ति कब होगी, ऐसा पूछा जाए तो हमें संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। तो हमें 18 और 12 क्या निकालना है, एलसीएम।
तो ये आया 18 और ये आया 12। जब 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। 12 करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो 18 गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। हमें ज्ञात करना है इनका एलसीएम। तो ये जो कॉमन है 2 और 3 वो तो आएंगे ही, जो बाकी बच गए 2 और 3 वो भी आ जाएंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 36 मिनट, अर्थात 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया जो है वो प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे, क्योंकि 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी, लेकिन मिल कहाँ जाएंगे? प्रारंभिक बिंदु पे। तो अर्थात 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएंगे। तो ये प्रश्नावली 1.1 थी। प्रश्नावली 1.2 के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।